जहां जिंदगी है वहां LIC है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो आपने भी कभी ना कभी ये एडवर्टाइज तो देखा ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक गवर्नमेंट कंपनी होने के साथ ही LIC कैसे बनी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, जबकि मार्केट में इतने बड़े बड़े इंश्योरेंस प्लेयर है, और साथ ही कैसे इसका देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जहां बाकी गवर्नमेंट कंपनी बिकने के कगार पर खड़ी है, वहीं ये अपना IPO लाने की तैयारी में जुटी है। और कैसे LIC शेयर मार्केट को क्रैश होने से बचाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे LIC की शुरुआत से लेकर IPO तक का सफ़र। तो LIC की शुरुआत 1 सितंबर 1956 को किया जाता है, जब पार्लियामेंट में एक रूल लाया जाता है जो था लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा उस समय 245 छोटी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ को एक साथ लाकर किया जाता है, और जिसका नाम रखा जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज करना पड़ा। तो इसका रीज़न ये था कि उस समय जो कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंसीज थे, उनके मालिकों द्वारा कुछ किए गए फ्रॉड्स को रोकने के लिए और इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए किया गया था। क्योंकि उस टाइम इंडिया उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि कुछ टाइम ही हुआ था देश को आज़ाद हुए, और जो मेजर लोगों का कमाई का जरिया था वो खेती ही हुआ करता था, और ज़्यादातर लोग खेती से ही अपना पेट पालते थे। और अनएजुकेटेड होने के साथ ही काफ़ी गरीब भी हुआ करते थे, और उनके घर में कमाने वाले मेंबर्स भी 1 या 2 हुआ करते थे, जिसके कारण अगर उनको कोई बीमारी हो जाती थी तो पैसों की कमी की वजह से उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी, और जिनके बाद उनका घर बिखर जाता था और उनके बच्चों को भी अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ता था, जिसके कारण एजुकेशन सिस्टम तो अफेक्ट होता ही था, साथ में बाल मजदूरी बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी बढ़ने लगा था। और इसी सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया, जिससे कि वो ग्रामीण क्षेत्रों को भी ठीक से यूटिलाइज कर सके, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स नाकामयाब थे। तो अब आपको बताता हूँ कि जब LIC की शुरुआत हुई तो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे जिनको फेस करके LIC आज इतनी बड़ी कंपनी बनी। कोई कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट बैक्ड हो या प्राइवेट, शुरुआत में चैलेंजेस तो आते ही हैं, जिसको फेस करके कंपनी मार्केट में अपनी पकड़ बनाती है। तो LIC के सामने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस थे, जिनमें से पहला ये था कि जो LIC एजेंट्स थे वो अर्बन या सेमी अर्बन सिटी से आते थे, तो वे अपने आसपास के एरिया को तो कवर कर सकते थे, अपने से ज़्यादा ग्रामीण एरिया और थोड़े दूर दराज एरिया में वो भी पहुंच नहीं सकते थे, क्योंकि इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती थी कि जिस दूर दराज एरिया में वे जाएंगे वहाँ के गाँव के लोग भी LIC पॉलिसी लेंगे ही। और दूसरा था ट्रस्ट इशू, कि जिस एजेंट को वो जानते ही नहीं थे उस पर अचानक से भरोसा कैसे करें, और उनको ये लगता था कि अगर ये हमारा पैसा लेके कहीं भाग जाए या हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो हम कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े रहेंगे और पुलिस के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसलिए भी उनको एजेंट्स के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता था अगर वो उसके पहचान के नहीं होते थे तो। और तीसरा था लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लिटरेसी, क्योंकि वो इतना एजुकेटेड ही नहीं होते थे और उन सबको इतना नॉलेज भी नहीं हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं थोड़े ग्रामीण एरियाज़ की, जिसको देखते हुए LIC की शुरुआत करी गई थी। हालांकि ये पॉलिसीज़ उनको देखकर ही बनाया गया था, पर उनको इन सब के बारे में उतना जानकारी ही नहीं थी कि अगर इंश्योरेंस ले ले तो उनका ही फ्यूचर सिक्योर होगा। और चौथा आता है लो फैमिली इनकम। तो जो उनका खेती या मजदूरी से इनकम होता था वो ही बहुत कम होता था, और इतने कम इनकम से उनका फैमिली का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता था, और वो बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी में ही अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि उनके फैमिली में कमाने वाले मेंबर ही 1 या 2 हुआ करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और ऐसे में वो इंश्योरेंस प्लान लेने की सोच भी नहीं सकते थे। और पांचवा आता है कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का पर्सन इंश्योरेंस कराने के लिए तैयार भी हो जाता था तो उनके हिसाब से प्रोडक्ट ही मैच नहीं होता था। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं तो मान लीजिए LIC का मिनिमम पॉलिसी प्रीमियम है 200 रुपये का, लेकिन जो गाँव का एक किसान या मजदूर है उसके पास महीने का सेविंग बच रहा है सिर्फ 100 रुपये। तो इस कारण भी शुरुआत में वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाते थे, और यही सब वो रीज़न्स थे जिसके कारण LIC को शुरुआत में कस्टमर एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके बाद LIC ने इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए कस्टमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स निकाले, और इसके बाद आप LIC का ग्रोथ देख ही सकते हैं। तो LIC के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम 4P में समझते हैं।
जहां इसका पहला P डिफाइन करता है प्रोडक्ट को। जहां दूसरी इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ डेथ या एक्सीडेंट कवर देती है, वहीं LIC के अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, होम इंश्योरेंस। इसके अलावा भी LIC के पेंशन प्लान भी है और चिल्ड्रंस के लिए, वुमेंस के लिए एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए, सभी के लिए अलग अलग प्लान हैं। और इनका दूसरा P एग्जिस्ट करता है प्राइस के लिए, जहां LIC ने अपने शुरुआती चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए अफोर्डेबल प्राइस में और कस्टमर के हिसाब से अपनी पॉलिसी मार्केट में उतारा और इसी प्राइस में उनको इनफ इंश्योरेंस कवर दिया। और इनका जो प्रीमियम होता है उसको पे करने के लिए भी इन्होंने अलग अलग ऑप्शंस निकाले, जिनसे आप इनके वेबसाइट में हो या कैश में हो या चेक के थ्रू हो, ऐसे डिफरेंट मीडियम से आप पे कर सकते हैं। और इनका तीसरा P डिफाइन करता है इनकी प्लेसिंग स्ट्रैटेजी को। तो इन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस और 212 ब्रांच ऑफिस से करी थी। लेकिन अपने इंश्योरेंस बिजनेस को वाइड एरिया में और ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सपांड करने के लिए इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक एक ब्रांच ऑफिस ओपन किया, जहां से ये इंडिया के कोने कोने तक अपनी सर्विस दे रहे हैं। और इसके साथ ही इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन के जरिए भी गाँव-गाँव जाकर अपना प्रोडक्ट का प्रचार किया और लोगों को जागरूक किया। और अभी के डेट में इनके 11 लाख से ज़्यादा एजेंट के साथ ही 2048 ब्रांचेस मौजूद है। और इनका चौथा P डिफाइन करता है इनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को, जिसमें इन्होंने अपने न्यूली लॉन्च पॉलिसी से कस्टमर को अपडेट रखने के लिए और अपनी ब्रांड वैल्यू को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे टीवी एडवर्टाइजमेंट भी किए। और इनका एक स्लोगन था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, वो था जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और ये समय समय पर अपनी एडवर्टाइजमेंट भी चेंज करते रहते हैं। टीवी कैंपेन्स के अलावा इन्होंने न्यूज़पेपर में, बिलबोर्ड होल्डिंग में, इसके साथ ही अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए इन्होंने गिफ्ट के तौर पे डायरीज और कैलेंडर्स देते रहे हैं। और इनका एक एडवर्टाइजमेंट भी बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें एक विधवा महिला को दिखाया जाता है जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, पर उन्होंने LIC पॉलिसी ले ली होती है, जिससे वो महिला अपनी बेटी की शादी कर पाती है। तो गवर्नमेंट द्वारा 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके इसकी शुरुआत करी गई थी और उसके बाद LIC ने खुद का पैसे अपने बिजनेस में लगाकर साल दर साल का ग्रोथ दिखाया। इसमें अलग से और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई, जबकि LIC गवर्नमेंट के लिए एक कैश काउ का काम करती है और इंडियन स्टॉक मार्केट को स्टेबल रखने में भी मदद करती है। और अगर बात करी जाए इसकी कंपटीशन की, तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं किया था, तब तक यानी 44 साल इसकी मोनोपोली रही है। लेकिन सन 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोल दिया, जिसके बाद बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में आईं और LIC से कम्पीट करने लगी। लेकिन इन सब में LIC का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, जो है लगभग 64%। तो LIC अपना कुछ पैसों का गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदती है, कॉरपोरेट लोन देती है, अपना कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लोन देती है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाती है और लॉन्ग टर्म्स लोन भी प्रोवाइड करती है। और बहुत सारे जगहों पर LIC का इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे अगर उनका किसी एक जगह इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अगर डूब भी जाए तो बाकी जगहों से वो रिकवर हो जाए। कहने का मतलब है कि LIC का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और इनके इन्वेस्टमेंट से जो पैसा रिटर्न मिलता है उनसे ये अपनी पॉलिसी होल्डर्स को उनका मैच्योरिटी अमाउंट रिटर्न करते हैं। तो LIC एजेंट्स का कोई फिक्स सैलरी नहीं होता, ये पैसे कमाते हैं कमीशन से। यानी कोई LIC एजेंट्स जितना ज़्यादा LIC पॉलिसी सेल करेगा उतना ही ज़्यादा उसका कमीशन बनेगा। और पहले साल इनका कमीशन रेट हाई होता है, ये दावा करते हैं कि ये 35% तक भी कमीशन देते हैं। उसके बाद के बाकी के साल में इनका कमीशन रेट थोड़ा लो होता है और अलग अलग पॉलिसी में इनको अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से इनका कमीशन बनता है। आप ये चार्ट में देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ तो अगर आप LIC एजेंट्स हैं और 2000 रुपये प्रीमियम की एक महीने में 2 पॉलिसी बेचते हैं, तो आपका एक साल में आपके बेची गई 24 पॉलिसी में आपका पहले साल का कमीशन 2,01,600 रुपये होगा। और बात करें इंडिया के कुछ सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले LIC एजेंट्स की, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है भारत पारेख की, जो एक महीने में लगभग 1000 पॉलिसी के आसपास बेचते हैं और इनका LIC से सालाना कमीशन 4 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का है। अगर आप इनके जर्नी के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि कैसे ये इंडिया की हाईएस्ट पेड LIC एजेंट्स बने, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं डिटेल में इनके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।
पहला, कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर को चाहिए अगर उनको वही चीज़ बेचेंगे तो आपका बिज़नेस चलेगा। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो चीज़ कस्टमर को चाहिए वो उस सामान के लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा और उसकी प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी। LIC ने भी शुरुआत में ऐसे ही करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाई थी। और दूसरा है लोकलाइजेशन, यानी LIC इस स्ट्रैटेजी को पहले ही आइडेंटिफाई कर ली थी, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम ना लाकर एजेंट सिस्टम लाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए LIC अगर एजेंट सिस्टम ना रखकर पूरा ही एम्प्लॉयमेंट सिस्टम रखता तो उनको सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ता, और जैसे दिल्ली का कोई एम्प्लॉय मुंबई के लोगों के साथ उतना ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर पाता जितना कि कोई मुंबई का एम्प्लॉय कर पाएगा। और एजेंट सिस्टम में मुंबई का कोई LIC एजेंट्स अपने रीजन के आसपास वाले एरिया को ही पॉलिसी बेचेगा और जो लैंग्वेज उस एरिया में यूज़ करी जाती है उस लैंग्वेज में बेच सकता है, लेकिन कभी मुंबई का एजेंट अपनी पॉलिसी बेचने के लिए दिल्ली नहीं जाएगा। यानी अगर आपको किसी गंजे को कंघी बेचना है तो सबसे पहले उनको ये सिखाना पड़ेगा कि बाल कैसे उगाया जाता है, तभी तो आप अपना कंघी बेच पाएंगे। हेनरी फोर्ड का एक फेमस कोट आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर मैंने कार बनाने से पहले लोगों से ये पूछा होता कि उन्हें क्या चाहिए तो वो बोलते कि हमें और ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए। आपको भी अपने बिजनेस में ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे अपने कस्टमर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। चौथा, ट्रेनिंग। अगर आपको अपने बिजनेस में और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि जब वो किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने जाए तो कस्टमर जितने भी सवाल करे उन सब के प्रॉपर आंसर दे पाए। कहने का मतलब है कि कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस कर पाए। आपने LIC एजेंट्स की कन्विंसिंग पावर तो देखी ही होगी। अगर आपको 2 घंटे तक समझ नहीं आता तो आपको 2.5 घंटे तक समझाएंगे। सेम आपको भी अपने टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और कुछ LIC एजेंट्स की ये गलती होती है कि वो अपने कमीशन के चक्कर में लोगों को कई बार उनकी पेइंग कैपेबिलिटी से ज़्यादा की प्रीमियम पॉलिसी बेच देते हैं, जिससे कि वो लोग अपनी LIC पॉलिसी 1 साल के अंदर ही बंद करवा देते हैं। और इन सब का नुकसान होता है LIC को। और जल्दी ही इसका IPO भी आने वाला है, जहां इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ 5% शेयर ही पब्लिक को ऑफर करेगी। और बात करी जाए जहां पाकिस्तान की पूरी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन ही 22 करोड़ है, वहीं इंडिया में LIC की टोटल पॉलिसी होल्डर ही 29 करोड़ के आसपास है। कहने का मतलब अगर LIC पॉलिसी होल्डर को मिला के एक देश बनाया जाए तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन सकता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि LIC की ब्रांड वैल्यू कहाँ स्टैंड करती है। और इसके अलावा LIC में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड अमाउंट है, जिसका कोई दावेदार नहीं है। कहीं वो पैसा आपका तो नहीं? अगर आपका है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और तुरंत LIC ऑफिस की तरफ भागे। लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करने के बाद जब तक मैं आपको मिलता हूँ ऐसी एक और नई डिटेल केस स्टडी के साथ।